नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ नवीन जोशी और स्वागत करता हूं आप सबका शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां आज हम देखने की कोशिश करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। अगर इससे पहले वीडियोस की बात करें तो हम डिस्कस कर चुके थे प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों को। उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम इतिहास के विकास की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगर इतिहास के विकास की बात की जाए प्रारंभिक काल में, तो हम देख पाते हैं कि किसी काल में मनुष्य ने आग जलाना सीखा। इस आग का प्रयोग या तो वह अपने लिए प्रकाश के लिए कर सकता होगा और या भोजन पकाने के लिए, या जो है जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा के लिए। अगर और आगे बढ़े तो हमें देखने को मिलता है कि मनुष्य जो है स्थायी निवासी बन चुका था। इससे पहले वह घुमंतु जीवन जीता था और बाद में वह स्थायी निवासी बन चुका था। आगे बढ़े तो कृषि कार्य उसने शुरू कर दिए थे और कुछ अन्य बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। उसने पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब जो उसने परिवर्तन उसने खुद में किए, जो परिवर्तन वो लाया, ये सब अलग अलग समयों में घटित हुए हैं। इस कारण जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में विभाजित कर पाते हैं और इसी कारण इसका अध्ययन हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आगे बढ़ेंगे, इसको हम अब इसका डिवीजन पर हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रागैतिहासिक काल। सेकंड इसका जो पार्ट है वह है आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड जो इसका पार्ट आता है वो है ऐतिहासिक काल। बहुत ही सिंपल इनका डेफिनेशन है, इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही इजी है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास को 3 भागों में हम डिवाइड करके इसको देखेंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसकी भी सब कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें मिलेगा इसके अंदर में पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। सेकंड यहाँ पर देखने को मिलता है मध्यपाषाण काल। और लास्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वह है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। ये हमारे पास प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट निकल के आए। अगर हम और आगे देखें तो पुरापाषाण काल के भी 3 और हिस्से या जो है उसके 3 कालखंड वो हमें मिलेंगे। सबसे पहले आएगा निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल शॉर्ट में लिख देते हैं। इसी के बाद निम्न के बाद आएगा मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल और लास्ट में हमारे पास आता है उच्च पुरापाषाण काल। तो ये हमने जो है इनको हमने इस तरह इसको डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट बन के आ गया। अगर इसके बाद हम आगे बात करें इसके समयांतराल की, इसकी टाइमलाइन को हम देखेंगे। अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो सबसे पहले हम पुरापाषाण काल को देखेंगे। उसका टाइमलाइन हमें देखने को मिलता है स्टार्टिंग से, आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक। पुरापाषाण काल आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय हमें देखने को मिलता है। और इसी टाइमलाइन के अंतर्गत इन तीनों को भी हम डिवाइड करेंगे कि स्टार्टिंग से 10,000 साल ईसा पूर्व तक निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इन तीनों को भी इसी के अंतर्गत हम बांटेंगे। अभी सेकेंड हमारे पास जो मध्यपाषाण काल है इसका टाइमलाइन देखते हैं। मध्यपाषाण काल का टाइमलाइन हमारे पास आता है, ये जो यहाँ पर डेडलाइन है, ये जो लास्ट है यहाँ पर स्टार्टिंग बन जाएगा। इसके बाद जो 10,000 ईसा पूर्व से ये जो है हमारे पास 5500 ईसा पूर्व तक इसका समय आता है। और थर्ड हमारे पास जो नवपाषाण काल है उसका समय हमारे पास है 5500 ईसा पूर्व से 55 से 3000 ईसा पूर्व तक। अभी आप इससे जो है थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि टाइमलाइन को, और यहाँ से लिंक कर पाएंगे जो 3000 ईसा पूर्व है ये हमारे पास आद्य ऐतिहासिक काल में निकल के आता है, जहाँ से हमारी हड़प्पा सभ्यता जो है हम उसका उद्भव मानते हैं इस समयांतराल से। और इसी के बाद अगर मैं बात करूँ निम्न पुरापाषाण काल की, इस समय को हम फिर से यहाँ पर डिवाइड करना चाहें तो हम इसको देखेंगे। जो निम्न पुरापाषाण काल है वह जो है
आरंभ से स्टार्ट होगा। ये आरंभ से, इसका जो समय अंतराल है आरंभ से 1,00,000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। 1,00,000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। जो मध्य पूरा पाषाण काल है, ये जो डेड लाइन है यहाँ पर, ये यहाँ पर स्टार्टिंग बन जाएगा। जो मध्य पूरा पाषाण काल है वह उसका समय अंतराल जो है, मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय है वह जो है 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, 1,00,000 टू 40,000 ईसा पूर्व। अब तो क्लियरली जो है इसमें स्ट्राइक कर गया होगा माइंड कि नेक्स्ट होगा हमारा 40,000 से 10,000 तक उसका टाइमलाइन निकल के आएगा। तो उच्च पाषाण काल का टाइम होगा 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो ये हमारे पास टाइमलाइन आ चुकी है प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास की। तो इस तरह जो है मनुष्य ने अपने खुद को विकसित किया और यही हमारा इतिहास है। अब हम इनको एक एक करके वन बाय वन इनका इम्पोर्टेंस देखेंगे और देखेंगे कि मनुष्य ने किस समय किन चीज़ों की खोज की और जो है क्या क्या उसने परिवर्तन किए, किन किन परिवर्तनों को उसने अडॉप्ट किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पर जो है मनुष्य को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। अगर लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था तो ऑब्वियस सी बात है कि इस समय के हमारे पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिस कारण इस समय का अगर हम अध्ययन करना चाहें तो हम पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लेते हैं, जिनकी हम बात कर चुके थे। पुरातात्विक साक्ष्य, अगर यहाँ पर इनकी बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास पत्थर के हथियार, इन सबको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये बात रही हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्यों की या प्रागैतिहासिक काल की, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते। दूसरा हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। अगर इस समय की बात करें तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस समय मनुष्य को लिखने पढ़ने का ज्ञान था, अर्थात लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इस समय के लिखित साक्ष्य मिलते हैं पर इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे इनको पढ़ा नहीं जा सका है, अर्थात अगर इसका हम उदाहरण लेना चाहें तो हम पाते हैं सिंधु सभ्यता इसमें उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, या जो है वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति इसके उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए यहाँ पर तो इस समय की जो लिपि थी इनकी भाव चित्रात्मक लिपि थी, अर्थात चित्रों के सहारे से चित्रों को प्रदर्शित करके अपने भावों को वो प्रदर्शित करते थे लोग। इस कारण इनको हम अभी तक इनका अर्थ हम नहीं समझ पाए। अगर यहाँ पर इसकी बात की जाए प्रागैतिहासिक काल के उदाहरण की तो ये हमारे पास देखने को मिलते हैं। पाषाण काल इसका एक फाइन एग्जाम्पल निकल के आता है कि पाषाण काल इसका उदाहरण, प्रागैतिहासिक काल का और आदि ऐतिहासिक काल के उदाहरणों में हमारे पास सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति देखने को मिलती है। लास्ट हम अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत हमारे पास उपलब्ध है, अर्थात इस समय हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं। और इसी के आगे बात की जाए तो हमारे पास जो पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोतों के अलावा इसमें हमें विदेशी जो पर्यटक आए थे यहाँ पर, जो विदेशी भ्रमणकारी आए थे, उनके भी कुछ वर्णन हमें देखने को मिलते हैं, जिनको कि हम साहित्यिक स्रोतों में लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे। तो ये हमारे पास पुरातात्विक, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आदि ऐतिहासिक काल के संदर्भ में कि इस समय जो है मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग शुरू कर दिया था, अर्थात धातुओं का प्रयोग उसने शुरू कर दिया था। और यहाँ पर जो है मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन वगैरह भी उसने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि गैरिक और कृष्ण लोहित मिट्टी के बर्तन, मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही तो मिट्टी के बर्तन ही यहाँ पर मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ। तो आदि ऐतिहासिक काल में धातुओं का प्रयोग उसने स्टार्ट कर दिया था, तो इस कारण हम इसको धातु युग भी कह सकते हैं और मृद भांड भी उसने प्रयोग करना स्टार्ट किया। लेटर हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। अगर इस समय की अगर बात करें तो हमारे पास इस समय के जो अवशेष हैं
वो सोहन नदी और बोलन नदी और नर्मदा नदी घाटी के पास से इस समय के अवशेष देखने को मिलते हैं। इनमें अगर सोहन नदी की बात की जाए तो ये इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसी के अंडर में हम निम्न पुरा पाषाण काल के यहाँ पर आते हैं। तो जो निम्न पुरा पाषाण काल है वह सोहन नदी के पास में डेवलप हुई थी। सोहन नदी जो मैंने बताया कि सिंधु की एक सहायक नदी थी, वहाँ पर जो है इस सभ्यता का विकास हुआ था। अगर यहाँ पर बात की जाए इस समय किस तरह के हथियारों का मनुष्य ने, आदि मानव ने प्रयोग किया, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं पेबुल। पेबुल से संदर्भ ले सकते हैं एक तरह का पत्थर जो कि नदियों में बहकर जो पत्थर आते हैं वो जो है इधर उधर रगड़ के या टकरा के वो जो है काफी मुलायम ये हो जाते हैं। जहाँ तक आज तक इनको एड़ियाँ वगैरह घिसने के लिए भी पाँव की यूज़ किया जाता है। तो अगर बात करें पेबल्स की तो इनको दोनों साइड से इनको घिस के जो है इनको द्विधारी एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो ये इस समय की विशेषता थी। इसके बाद हम आगे बढ़ें और देखें मध्यपुरा पाषाण काल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो औजार, पत्थर के औजार प्रयुक्त किए थे वो एक से अधिक कोर वाले या एक से अधिक फलक वाले होते थे। इस कारण इसको फलक संस्कृति भी नाम दिया जाता है। मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी नाम दिया जाता है। और इसी के बाद आगे बात करेंगे हम उच्चपुरा पाषाण काल की। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो पत्थर के औजारों का उपयोग किया था वो एक तरह से ब्लेड के जैसे थे, तो उनको ब्लेड की संज्ञा दी जा सकती है। एक और चीज, जैसे मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति से लिंक कर देते हैं तो निम्नपुरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति नाम भी दिया जाता है। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, सोहन संस्कृति, फलक संस्कृति। और जो उच्च पुरा पाषाण काल थे, यहाँ पर जिस तरह के औजारों का प्रयोग किया था उनका जो शेप था वो एक ब्लेड के जैसे था, अर्थात नुकीले थे जिनके दोनों किनारे समांतर होते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। अगर इस समय की बात की जाए मध्य पाषाण काल की, इसको मैं इरेज करके नीचे लिख दूं, फलक संस्कृति। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे पर्यावरणीय परिवर्तन। तो कहा जा सकता है जिस काल में पर्यावरणीय परिवर्तन हुए उस समय को हम मध्य पाषाण काल में रख सकते हैं। अगर इसकी और दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो ये हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो पत्थर के हथियार थे, जो औजार थे, अत्यधिक छोटे थे, इसलिए इनको जो है माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस समय के जो हथियार थे उनको माइक्रोलिथ नाम दिया गया है। तो जो पत्थर के औजार थे अत्यधिक छोटे थे। और यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि हिरण की हड्डियों के बने हथियारों का, यहाँ पर औजारों का, हथियारों का प्रयोग भी मध्यपाषाण काल में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट अगर बात करें और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो इसमें हमें सर्वप्रथम एक साक्ष्य प्राप्त होता है कि कुत्ते को यहाँ पर मनुष्य ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और कि इसी समय जो है मनुष्य के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी से प्राप्त होता है मध्य पाषाण काल में। अब बात की जाएगी नवपाषाण काल की। अगर इस समय की कुछ विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है इस समय का कोल्डी हवा से हमें सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हमें ये जगह देखने को मिलेगी। तो नवपाषाण काल में जो खेती होने लगी थी उसका सर्वप्रथम जो चावल के अवशेष, जो साक्ष्य मिलते हैं वह हमें नवपाषाण काल से मिल पाते हैं। दूसरा अगर बात करें तो इसी समय मनुष्य ने गर्तवास बनाना स्टार्ट किया था। अगर गर्तवास की बात की जाए तो एक टाइप का एक रूम हम ले सकते हैं, रूम के फॉर्म में इसको हम एज्यूम कर सकते हैं, जो कि अर्थ के नीचे, धरती के नीचे कुछ गहराई में लगभग 10-15 सीढ़ियों के साथ धरती के अंदर एक कमरा बनाया जाता था। मनुष्य ने इसको अपनी सुविधाओं के अनुसार, अर्थात गर्मी से बचत या जानवरों आदि से बचत के लिए इसको हो सकता है उस समय इसका निर्माण किया होगा। और ये जो हमें देखने को मिलेगा बुर्ज होम में यह सब देखने को मिलता है। और
बुर्ज होम एक और चीज़ के लिए फेमस है कि यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण हमें मिल जाते हैं। इनकी हम फिर से बात करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके चलते हैं जो प्राचीन इतिहास के विकास काल के संदर्भ में ही है। सबसे पहले बात करेंगे पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल की अगर बात करें तो यहाँ पर मनुष्य ने आग जलाना सीखा, पत्थरों का प्रयोग करके आग जलाना सीखा। सेकंड हमारे पास आता है मध्यपाषाण काल। तो यहाँ पर हम जो परिवर्तन देख पाते हैं वो हमें दिखेंगे कि इस समय मनुष्य खेती करना और पशुपालना सीख चुका था। और थर्ड हमारे पास आता है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तो यहाँ पर नवपाषाण काल की बात करें तो इस समय जो परिवर्तन हुए, मनुष्य पहिए और घिरनी का प्रयोग करना सीख चुका था। और नेक्स्ट बात की जाए तो वह शव जलाना और पूजा पद्धति ये सब सीख चुका था। और इसी समय मनुष्य स्थायी निवासी बन चुका था और उसने मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी प्रयोग शुरू कर दिया था। अगर इसके बाद हम आगे बढ़ें और देख पाते हैं कि पाषाण काल के आगे हमारे पास एक और संस्कृति देखने को मिलती है जिसे हम ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति नाम देते हैं। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, अगर इस समय की बात करें तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस समय जो है तांबे के साथ पत्थर के औजारों का प्रयोग शुरू हो चुका था। तांबे और पत्थर के औजार बनने शुरू हो गए थे, उनका प्रयोग जो है स्टार्ट हो गया था। अगर इस समय की बात की जाए तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि 5000 ईसा पूर्व जो है इस समय मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा थी, अर्थात तांबा मनुष्य द्वारा यूज की गई सबसे पहली धातु है। और इस समय की जो संस्कृतियां थी वह जो है ग्रामीण संस्कृतियां थी, ग्रामीण और कृषक संस्कृति थी। अर्थात ये लोग गांव में रहते थे, शहरों का विकास नहीं हो पाया था और खेती करते थे। इस कालीन अगर ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की बात करें तो 3-4 संस्कृतियां हमें इस समय देखने को मिलती है। इनमें से सबसे पहली हमारे पास आती है बनास। बनास और इसी को जो है आहार संस्कृति भी कहा जाता है। अगर इसके स्थान की बात की जाए कि कहाँ पर इसका विस्तार हमारे पास देखने को मिलता है तो इसके प्रमुख स्थान हमारे पास आहाड़, जो कि राजस्थान में ही मिलता है। तो राजस्थान में इस संस्कृति का विस्तार था। और जो आहाड़ है इस शब्द पे ये जो जगह है इसको ताम्रवती भी कहा जाता था, अर्थात इस स्थान पर तांबे के प्रचुर भंडार उपलब्ध थे। नेक्स्ट बात करें तो दूसरी संस्कृति थी वह हमारे को देखने को मिलती है कायस्थ संस्कृति। ये सारी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं। कायस्थ संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो इसका स्थान हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, अर्थात यह मध्य प्रदेश में विकसित हुई है। और एरन अभिलेख में जो एरन ये स्थान में इस एमपी के एरन में ये जो विकसित हुई थी, अगर बात करें एरन अभिलेख में यहाँ पर जो अभिलेख मिला है उस अभिलेख में हमें सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, प्रारंभिक सती प्रथा के। नेक्स्ट हमारे पास इसी में थर्ड है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो ये हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है हमारे पास है जोरवे संस्कृति, और ये इसका स्थान भी महाराष्ट्र में ही है। तो ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां रही। इसके बाद हम बात करेंगे महापाषाण काल की। तो बात की जाए महापाषाण काल की तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद, जब नवपाषाण युग समाप्त हुआ, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा गया। यहाँ पर हमें पत्थर की कब्रें देखने को मिलती हैं और इन्हीं को जो है महापाषाण कहा जाता है। अगर इन कब्रों की बात करें तो इनमें मानवों को दफनाया जाता था, मानवों को इनमें दफनाया जाता था। और महापाषाण काल से जो लोग संबंधित थे वो पहाड़ी ढलानों में रहा करते थे।
ठीक है जी। अगर इससे आगे की बात करें तो यहाँ पर जो शवाधान की पद्धति थी, आंशिक शवाधान प्रचलित था, अर्थात शवों को खुला छोड़ दिया जाता था ताकि उनको जंगली जानवर अपने भोजन के प्रयोग में ला सकें, हो सकता है इसी तरह उनको रखा जाता होगा। और इसका अगर काल निर्माण अगर बात करें कि किस समय ये महापाषाण काल को हम किस समय काल में रख सकते हैं, तो इसका काल निर्धारण जो इतिहासकारों ने किया है तो 1000 ईसा पूर्व से फर्स्ट सदी ईसा पूर्व तक महापाषाण काल का समय अनुमानित लिया जाता है। अगर इसमें बात की जाए ईसा पूर्व और ईसवी की, तो ये काफ़ी बार देखने को मिलता है, तो इसको भी यहाँ पर हम क्लियर करके इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। ईसा पूर्व एंड ईसवी, ये जो डेट हम देखते हैं, अगर बात करें जो हमारे पास वर्तमान में जो प्रचलित कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसमें बात करें तो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर यह आधारित है। इसमें हम ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व लेते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो समय था उसको हम ईसा पूर्व लेते हैं। इसका अर्थ हम लेना चाहें, इसका मीनिंग तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसमें अगर बात करें जो समय अंतराल होता है, समय की गणना होती है, उसे हम उल्टी दिशा में लेते हैं। जैसे हम समय को घटते हुए क्रम में लेते हैं और यहाँ पर हम बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं। जैसे 2019 के बाद हमने 2020 अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ईसा पूर्व की बात करें तो 2020 ईसा पूर्व से बाद में 2019 ईसा पूर्व आया होगा, जबकि यहाँ ये इसके बाद में आएगा। तो ये एक बेसिक सा अंतर है। ईसा मसीह की अगर जन्म तिथि को मान लिया जाए तो ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम ईसवी के फॉर्म में काउंट करते हैं और इसको हम एडी के फॉर्म में लिखते हैं। इसका अर्थ हम लेंगे तो एनो डोमिनी इसको कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो ये आज के वीडियो का समापन, और थैंक्स फॉर लिसनिंग। उम्मीद है आप सबको क्लियर हो पाया होगा। और नेक्स्ट अगर हम मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। थैंक यू एंड